हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आई होप इस महामारी में आप लोग अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस के थ्योरी होंगे उसे वहीं पर डिस्कस कर लिया जाएगा। एक क्विक रिवीजन जैसा ये पार्ट्स चलेगा और इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हमें भी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो शुरू करते हैं आज का जो क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कंट्रोल्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट गैस। तो जो परफेक्ट गैस होता है, एक परफेक्ट गैस होता है, एक रियल गैस होता है। तो जो परफेक्ट गैस होता है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एटॉमिक मास और ऑल ऑफ द एबव। तो इसके जो आंसर होंगे ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि पी वी इजिकल टू एन आर टी जो परफेक्ट गैस का इक्वेशन होता है, पी वी इजिकल टू एन आर टी जो प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और आर जो है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट और टी टेम्परेचर इन कैलोरी। ओके, तो ये ऑल ऑफ द एबव होगा इसका आंसर। ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन एसआई यूनिट्स इज। तो ये तो सबको पता है, केल्विन। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज एप्लीकेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुशिक लॉ, ऑल ऑफ द अबव या जूल्स लॉ। तो इसके जो आंसर होंगे, ये पी वी इजिकल टू एन आर टी जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये यहीं से आता है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुशिक लॉ से ये आते हैं। जो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, और जो चार्ल्स लॉ है वो व्हेन द प्रेशर इज हेल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और गे-लुशिक लॉ जो होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, तो इसका जो आंसर होगा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुशिक लॉ। ओके, और जूल्स लॉ तो जो हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये आएगा वो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू गे-लुशिक लॉ फॉर ए परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास वेरीज एज डायरेक्टली एज। अभी हम लोगों ने पढ़ा, पीछे में जो अभी पढ़ा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ओके, और एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका जो आंसर होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, गे-लुशिक लॉ। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू। तो सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। मीन्स कि अगर कोई मान लेते हैं कि कोई गैस है, मीन्स मान लेते हैं H2O2 कोई गैस है, तो उसका अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और O2 का प्रेशर निकालेंगे और दोनों का सम अप कर देंगे तो ये टोटल प्रेशर होगा। जैसे आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं, दो प्रेशर्स को सम अप कर दिया गया है तो कंबाइंड जो प्रेशर है वो निकल गया। मीन्स सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, टेम्परेचर ऑफ गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। ओके, तो जो टेम्परेचर ऑफ द गैस प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एनिमेशन के जरिए कि जो प्रेशर होता है, ये जो गैसेस होते हैं वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं और जो ये मूवमेंट के कारण ही एक काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल में प्रोड्यूस होता है उसके कारण ही टेम्परेचर ऑफ गैस होता है, गैस में टेम्परेचर होता है। तो इसका जो आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और इसमें जो कुछ पॉइंट्स भी है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है अगर इसका जीरो हो जाएगा, कब होगा जीरो? जब इसका टेम्परेचर जीरो हो जाएगा। जैसे 0 केल्विन पे मीन्स मूवमेंट अगर इसका जीरो हो गया, मीन्स काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। कब होगा जीरो? जब 0 केल्विन पे होगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का जीरो कब होगा? तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे किसी मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कोलिजन क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं उसके कोलिजन्स कैसे होते हैं? तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 7, ए क्लोज्ड सिस्टम इज वन इन विच, ओके, क्लोज सिस्टम कैसा होता है ये बातें यहाँ पे बताना है। जो हम लोगों ने पढ़ा था आइसोलेटेड सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स में, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मीन्स ट्रांसफर होता है। किसी सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर होता है। आप सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री तो समझ ही रहे होंगे। एक क्विक रिवीजन हो रहा है यहाँ पे, एक अभी आज तो एकदम बेसिक जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। ओके, क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और आइसोलेटेड में ना ही एनर्जी का और ना ही मास का। तो इसका जो आंसर होगा, क्लोज सिस्टम पूछ रहा है तो मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम दो एनर्जी में डू सो। ओके, तो इसका आंसर ए होगा। ओके, आप समझ रहे हैं, तीनों को आप तीनों समझ गए होंगे कि क्या क्या होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रेशर ऑफ द गैस इन टर्म्स ऑफ इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स प्रेशर निकालना है, प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा। ओके, तो हम देखते हैं इसको। प्रेशर जो होता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज, अगर डेंसिटी रो है और आरएमएस वेलोसिटी भी है तो P बराबर 1/3 रो भी स्क्वायर होता है। ओके, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है E बराबर हाफ रो भी स्क्वायर, मीन्स E जो होता है हाफ एम भी स्क्वायर होता है। और हम m को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। जब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है तो डेंसिटी यहाँ पे बचेगा और E/v लेफ्ट साइड में आएगा। तो E बराबर मतलब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर हाफ रो वी स्क्वायर होगा। ओके, यहाँ पे, और जब दोनों इक्वेशन 1 और मान लीजिए ये इक्वेशन यानी ये 2 है तो दोनों को डिवाइड करने पे आता है 2/3। तो आप समझ सकते हैं P बराबर 2/3 E, तो इसलिए आंसर होगा 2/3 E। ओके, 2/3 ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, नो लिक्विड कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड एट, तो इसका जो आंसर होगा एट जीरो प्रेशर इसका लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करता है। मीन्स कि जब जीरो प्रेशर होता है तो ये क्या होता है कि वेपोराइज हो जाता है, मतलब नो देयर इज नो प्रेशर। मीन्स इससे क्या होगा कि टू हेल्प द मेंटेन इट्स विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन मेंटेन नहीं होता है तो वो वेपोराइज हो जाता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, आप देख सकते हैं ये जो फिगर है इसके द्वारा जो नो लिक्विड कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड एट। और जो वैक्यूम है, वैक्यूम तो एक जो प्रेशर होता है एब्सोल्यूट, जो जीरो, यहाँ पे जीरो प्रेशर है। जीरो प्रेशर से कुछ मीन्स यहाँ पे अगर कोई प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जस्ट नीचे कुछ जाएंगे तो वैक्यूम कहते हैं कि वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो ये वैक्यूम है। तो हमें इस जीरो प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। जीरो प्रेशर पे वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी विस्कोसिटी नहीं होगा, सरफेस टेंशन नहीं होगा, और जिसके कारण लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा, वो गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम इज वन हुज वैल्यू, आपको पता है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, तो जो आंसर होगा इसका इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड बट ओके डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम। ओके, क्वेश्चन आंसर बी होगा, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करता और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये सब हुए और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये सब। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में जैसे मान लेते हैं प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, इसको समझते हैं। जैसे प्रेशर है तो अगर किसी कमरे में प्रेशर 10 बार है, मान लेते हैं 10 बार है किसी, तो इसे अगर हम मान लीजिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो क्या इसका प्रेशर चेंज हो जाएगा दोनों तरफ? नहीं, सेम ही रहेगा, इधर भी 10 बार उधर भी 10 बार रहेगा, ऐसा नहीं कि चेंज। मान लीजिए डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी जितना होता है, एक ड्रॉपलेट का जितना होता है उतना एक बकेट भी ले लीजिए, एक बाल्टी भी पानी ले लीजिए तो उसका भी डेंसिटी वही रहेगा। तो ये सब मास पे डिपेंड नहीं करता है, समझ में आ रहा होगा आपको। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये सब मास पे डिपेंड करता है, मास है, वॉल्यूम है, ये सब मास पे डिपेंड करता है। हीट कैपेसिटी है, अगर किसी वस्तु का हीट कैपेसिटी कुछ है, अगर उसको ब्रेक कर दीजिएगा
तो उसका हीट कैपेसिटी कम जाएगा। ओके, तो ये इसके आंसर जो हमने बताया था इज नॉट डिपेंड ऑन द, ओके ये बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट ऑफ ए गैस इज इक्वल टू। तो इसका जो आंसर होगा सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर, हम लोग पढ़े हैं। तो सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर, तो इसका आंसर होगा सी, आंसर सी। जो कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन होता है वो पी इज इक्वल टू आर टी से आता है। अगर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है तो गैस कांस्टेंट है तो उसको डिवाइड कर देते हैं मॉलिक्यूलर मास से, तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन आता है। ओके ओके, जो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है कि जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है वो एप्लीकेबल होता है फॉर आइडियल गैसेस के लिए, वेयर एज द कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट इज एप्लीकेबल फॉर रियल गैसेस। तो हम लोग तो रियल गैसेस पे करते हैं, आइडियल गैसेस जो अवेलेबल है, लेकिन हम लोग आइडियल गैस मान के करते हैं तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यूज करते हैं। द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एयर इज इक्वल टू, तो सी पी बाई सी भी जो होता है गामा, इसके बारे में जो बोला सी पी बाई सी बी इक्वल टू गामा, ये कितना होता है, तो ये 1.40 होता है। 1.41 यहाँ पे जो है तो 1.41। ओके, तो ये होता क्या है, जैसे सी पी क्या होता है, सी भी क्या होता है, तो सी भी के बारे में बात करते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम सी भी, ये क्या होता है, कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मीन्स कि अगर कोई इसके बारे में समझते हैं कि 1 मोल एट कांस्टेंट वॉल्यूम 1 मोल गैस को 1 डिग्री टेम्परेचर से इंक्रीज करने में जितना हीट लगता है उसको उसी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। और जो सीपी होता है एट कांस्टेंट प्रेशर 1 मोल गैस को 1 डिग्री टेम्परेचर से राइज करने पे 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में जितना हीट लगता है वो अमाउंट ऑफ हीट को स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस कहते हैं एट सीपी, मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर ये कहते हैं। और सीपी जो होता है इतना डायटोमिक के लिए ये होता है, और 1.40। और जो यहाँ पे एयर लिखा हुआ है, क्योंकि एयर को हम लोग कंसीडर करते हैं डायटोमिक गैस, इसलिए यहाँ पे 1.40 आंसर होगा। ओके, अगर मोनोएटॉमिक के लिए सी पी ये स्पेसिफिक रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स पूछ देता तो 1.67 होता है आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लॉ स्टेट्स दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो ये जो जूल्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा, जूल्स लॉ होता है, ये जूल्स लॉ ही जो बोले थे कि द ओनली टेम्परेचर ऑफ द गैस मीन्स फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। मीन्स H बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा I स्क्वायर आर टी, टी यहाँ पे टेम्परेचर है। ओके, तो ये यहीं से आता है जूल्स लॉ से ही। तो जो जूल्स लॉ कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये जूल्स लॉ का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये जो क्वेश्चंस है आप इसको आप कमेंट करके आंसर दीजिएगा, और आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसके बारे में भी कमेंट करें और इसका आंसर भी आप लोग देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।